हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा को फिर से प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। पहला जिसमें था जन्म के आधार पर या मात्रा के उच्चारण काल के आधार पर। इसमें हम लोग ने 3 पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, आज हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये दूसरा वर्गीकरण है, जिसमें पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्र मतलब आगे का भाग, जीभ का जो आगे का भाग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। मतलब जब कोई हम शब्द या स्वर उच्चारण करते हैं तो जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है, उच्चारण में हमारी सहायता करता है, तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ आप लोग बोलेंगे तो जो आपका जीभ का पहले वाला भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है, इन वर्णों के उच्चारण में सहायता करेगा। ई, ऐ, ए। ठीक है, ये 4 क्या है? अग्रस्वर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? मध्य मतलब बीच वाला, मतलब जीभ के बीच के हिस्से द्वारा उच्चारण। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मतलब जब कोई स्वर का उच्चारण हम करते हैं तो जीभ का बीच वाला भाग, बीच वाला जो हिस्सा होता है, उन स्वरों के उच्चारण में हमारी सहायता करता है, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ मध्य स्वर कितने हैं? 1। और जब आप अ का उच्चारण करेंगे, आप खुद से बोल के देखेंगे तो ये बीच वाला जो हमारा जीभ का पार्ट होता है वह हमारे इस स्वर के उच्चारण में सहायता करता है। अ क्या है? मध्य स्वर है। अगला पॉइंट क्या है? पश्च स्वर। पश्च, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। आ, उ, ओ, औ। पश्च स्वर कितने हैं? 4 है। ये 4 जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ का जो पश्च भाग होगा वो उच्चारण में सहायता करेगा। आप लोग बोल के देखिएगा, आ, उ, ओ, औ। ये 4 पश्च स्वर हैं। ठीक है, तो तीसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो तीसरा वर्गीकरण क्या है? मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मतलब मुख द्वार, जो जिसके उच्चारण में मुख द्वार या मुख आपका खुल जाए, उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है विवृत स्वर। क्या है पहला? विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत का अर्थ ही होता है पूरा, मतलब पूरा आकार खुला हो। तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरा खुला रहता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ क्या है? विवृत स्वर। जब आप बोलेंगे आ को तो आपका जो मुख द्वार होता है वो पूरा खुल जाता है, आ। ठीक है, तो विवृत स्वर 1 होता है, आ। अगला देखिए दूसरा, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर, अर्ध मतलब आधा, विवृत मतलब खुला हुआ।
तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार, हमारा मुख आधा खुला रहता है, उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है, उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए, औ, आ। आ, ए, औ, आ 4 अर्धविवृत स्वर हैं। ठीक है, आप इनको बोलेंगे तो आपका मुख द्वार है जो वो आधा ही खुलेगा। ठीक है, अगला देखिए अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध मतलब आधा, समृद्ध मतलब ढका हुआ या बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। ए, ओ। जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह आधा बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर 2 हैं, ए, ओ। अगला देखिए समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध मतलब पूरा बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे जिन स्वर का आप उच्चारण कर रहे हैं, उनका उच्चारण करते समय आपका मुख द्वार मतलब अधिकांश बंद रहता है, आधा से ज़्यादा बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, ऊ। जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आप जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आपका मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई, उ, ऊ। ठीक है, अगला वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मतलब होठों के मतलब कि किस स्वर में हमारे होठ पूरे खुलते हैं, बंद होते हैं, तो उसके आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो इसमें पहला है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्त मतलब वृत्त मतलब गोला होता है, अवृत्त मतलब जिसमें वृत्त न हो या गोला नहीं बनता हो। अवृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या है, जब हम किसी भी ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं कि हमारे होठ में वृत्त न बनता हो, गोला न बनता हो, तो उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। अ, आ, ई, ए। जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ में गोला नहीं बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। अवृत्तमुखी स्वर 6 होते हैं, अ, आ, ई, ए। ठीक है, आगे देखिए वृत्तमुखी स्वर, जैसा कि नाम से ही है, पहला था अवृत्त और ये क्या है, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, मतलब जब हम किसी ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं जिनमें हमारे होठ में गोला या वृत्त बनता है, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपके दोनों होठ के बीच में गोला बनता है, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो इसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं, 4, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक, आगे देखिए हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, हवा के नाक व मुख से निकलने पर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला इसमें है निरुन्नासिक या मौखिक स्वर। ये क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है,
उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुख से हवा निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। आप जब इनका उच्चारण करेंगे, इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो केवल आपके मुख से हवा निकलेगी। अ, आ, ई। तो ये मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने से नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है या हम दोनों की सहायता से इनका उच्चारण करते हैं। ऐसे भी स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, उनका उच्चारण हम नाक और मुख की दोनों की सहायता से करते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, गाँव, दाँत। देख रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे स्वर ये होते हैं कि जिनका उच्चारण करने में हमारा नाक भी सहायता करता है और हमारा मुख, मतलब दोनों की सहायता से ही हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा एक की सहायता से इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला क्या है? घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व, घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन। घोष क्या होता है कि जब हमारी स्वर तंत्रियों में सांस आती है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्दों में जो कंपन होती है, उस कंपन को घोष कहते हैं। सघोष ध्वनियाँ जब सांस का कंपन होता है तब सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी सघोष ध्वनियाँ, जब सांस में कंपन होगा तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। और जो जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जो स्वर हैं वो क्या है? सघोष हैं। ठीक है, तो आज हमने दूसरे वर्गीकरण को पढ़ा था, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर मुख द्वार के आधार पर पढ़ा विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, फिर अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, होठों की स्थिति के आधार पर, अवृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, निरनुनासिक एवं अनुनासिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ फिर जुड़ेंगे। कल पढ़ाया जाएगा व्यंजन। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।